ये उस मौसम का किस्सा है कि जब अंधे यकीन की उम्र का नशा, जवानी की उमंग और दिल के कहने पर सभी कुछ कर गुजरने का कोई लावा रगो पै में धड़कता था। सईफे आसमां, ये कायनातें और खुदा, हमको सभी कुछ हेच लगता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नुकोश स्टूडियोज़ में एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत हैं। नुकोश स्टूडियो में हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाई जाए जिन्होंने अदब, फ़न और सकाफ़त में अपने नुकोश सब किए हैं। अब तक 8 किताबें लिख चुके हैं। शायरी में आपकी मशहूर किताब का उन्वान है टिश्यू पेपर पर लिखी नज़में। इसके अलावा बेशुमार अदबी जराइद में आपके मज़ामीन छप चुके हैं और तवातुर के साथ छपते रहती हैं। आज के इस एपिसोड में हम अपने मेहमान से जानेंगे कि उनकी कामयाब और तख्लीकी अदबी ज़िंदगी में वो कौन से राज मुज़मर हैं कि जो हम सबको इंस्पायर करते हैं और हम सब के लिए तशवीक़ का बायस हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इनके वो कौन से एहसासात हैं, कौन से जज्बात हैं जो इन्हें नज़्म लिखने पर मजबूर करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि इनके वो कौन से ख़यालात हैं जिसकी वजह से ये तनकीदी अदब लिखने पर आमादा होते हैं। इन सब के पीछे, इनकी सारी खलाकियत के पीछे कौन सी शख्सियत मुज़मर है, ये आज हम जानेंगे। तो चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमान डॉक्टर रविश नदीम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वैसा क्या हाल चाल है? मैं ठीक। खुश आमदीद। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। फ़ारसी में जब कोई देर से आए तो कहा जाता है देर आयत दुरुस्त आयत। अगर कोई जल्दी आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ज़ूद आयत दुरुस्त आयत। हुआ क्योंकि आप फारसी के ज़्यादा करीब हैं और ईरान में आपने एक ज़माना गुजारा हुआ है, तो इस हवाले से आपका कहा हुआ ज़्यादा मुस्तरंज है। जी जी। तो आज डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा टाइम था, डॉक्टर साहब की एक और बहुत अहम मसरूफियत थी, तो डॉक्टर साहब वक्त से पहले तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ज़ूद आयत दुरुस्त आयत। तो डॉक्टर साहब कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कहाँ परवरिश पाई, कहाँ तालीम हासिल की? मेरा जो ननिहाल ददयाल है वो मशरकी पंजाब जालंधर से है। तकसीम के बाद यहाँ आके सेटल हुए। मेरी पैदाइश साहिवाल की है, लेकिन मैं 5-6 साल की उम्र में ही था जब मेरे वालिद साहब पिंडी हिजरत कर आए अपने छोटे भाई यानी मेरे चचा के कहने पर। तो उसके बाद सारी ज़िंदगी अब हम कह लें कि यहीं से हमारा ताल्लुक है। और जब हम ने हिजरत की तो उस वक्त मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था और यहाँ पिंडी में मैंने एक सरकारी स्कूल से पढ़ा और मैट्रिक मैंने ये एफ ब्लॉक में मदरसा मिलिया इस्लामिया हाई स्कूल है वहाँ से किया। मैंने डी.कॉम किया कॉमर्स कॉलेज से पिंडी के। उसके बाद बीए, फिर एमए और मेरी जो पीएचडी है वो नवल यूनिवर्सिटी से। जब आप माजी के झरोकों से झांकते हैं तो आपको सबसे पुरानी कौन सी खुशगवार याद आती है? कुछ यादें मेरे जहन में साहिवाल की है, उस मोहल्ले की। जब मैं स्कूल जाता था तो वो रास्ते में कब्रिस्तान एक पड़ता है, वहाँ एक बाबा जी थे जो फूल उगाया करते थे। तो जाते हुए हम उनको कहते थे बाबा जी सलाम, तो वो भी आगे से जवाब देते थे वालेकुम सलाम। हाँ। एक तो मुझे ये अच्छा याद है। और फिर वहाँ पर जिस स्कूल में मैं पहली दफ़ा गया तो बिल्कुल करीबी गांव जो अटैच था, वहाँ पर मैं जब दाखिल हुआ तो वो क्लास जो एक दरख्त के नीचे होती थी, तो मैं अपनी तख्ती और एक अपनी बोरी साथ लेके जाता था, वो बिछा के तो उसके ऊपर बैठा जाता था। फिर थोड़ा सा अच्छा स्कूल तीसरी क्लास पे मुझे मुयस्सर आ गया। वहाँ यूनिफॉर्म जो था वो शलवार कमीज नहीं था और साथ वहाँ पर डेस्क थे जिन पे बैठा जाता, बेंच वगैरह। तो वो अच्छा माहौल था, वो मुझे याद है। वहाँ मैं कुछ अर्सा ही रहा और कुछ वहाँ के 1-2 मुकाबलों में मैंने हिस्सा लिया। जहाँ मैं सपारा पढ़ने जाता था जिस मस्जिद में, वो मस्जिद और जिनसे मैंने पढ़ा और जिन मौलवी साहब की हैबत बहुत ज़्यादा थी वो मुझे याद है। और वहाँ जुमा पढ़ने जाते थे और जुमे के बाद जो सलाम पढ़ा जाता था तो एक साहब थे वो लाजमी वो सलाम पढ़ते थे, छोटे से कद के थे। तो मैं जो कि बहुत छोटा था, सर उठा के उनको देखता था
तो उनके चेहरे के तासुरात, नाक, उनके होंठ पड़ते हुए, तो ये तो और इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें बनी है। यूँ लगता है कि आपकी बहुत विजुअल मेमोरी है। यस, ऐसा ही है। अच्छा, खूबसूरत। तो ये बताइए कि आपकी जो तख्लीकी शख्सियत है जिसमें नज़्म लिखना, अल्फाज तराशना और उन्हें फिर अशार की सूरत में ढालना और फिर तनकीदी अदब में और आग पर अल्फाज निछावर करना, ये सारा प्रोसेस, इसमें आपको ख़ास वाक़यात या कुछ ख़ास शख्सियत है जिसने इस शख्सियत की तश्कील में मदद दी? अच्छा मैं इसको याद करता हूँ अपनी मालूमात के लिए, मैं इसके सरचश्मे या मंबे तलाश करता हूँ। तो स्कूल के ज़माने में मुझे एक दो बातें याद आती। एक तो ये कि कुछ टार्ज़न की कहानियाँ मैंने पढ़ी थी, कोई तालीम और तरबियत का मुझे बच्चों वाला साला याद आता है। उन दिनों मैंने एक शेर कहा, क्योंकि ज़्यादा कर रहा था तो टीवी पे एक फरमुदात आते थे, उसकी बुनियाद पर कि आयात कुरान है मुकद्दस अमानत, आयात कुरान को दिलों में छुपा लो, इस टाइप का मैंने बनाया। तो वो मैंने सुनाया, एक मोहल्ले वाले का एक नौजवान था, तो उससे कहा भाई तुम शायर हो, कोई और सुनाओ। तो एक मैंने और उनको सुनाया जो मेरा नहीं था। एक तो ये मुझे बात याद है, और ये छठी से पहले की है मेरा ख्याल है। फिर एक याद है कि मजमून छठी सातवीं क्लास में वो ज़रफ़र साहब होते थे, उन्होंने कहा कि मजमून लिखे एक तफरीही मकाम की सैर, तो वो मैंने लिखा और पढ़ के सुनाया क्लास में। तो उन्होंने एक जुमला बोला, अरे भाई तुम तो अदीब हो। तो आज रिकॉल करता हूँ तो वो मुझे याद है। तो ये मेरे स्कूल के दो वाक़यात। कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पर मेरे दो क्लास फेलोज थे, एक शम्स और एक तैमूर, आजकल वहाँ में होते। तो उनमें से एक वो शायरी को गुनगुनाते भी थे, पढ़ते भी थे। तो ये मेरी पहली पहली शायरी के साथ एक रग़बत बनी। फिर दो उस्ताद थे वहाँ पे, फर्रुख राजा साहब और अपना रज़ा मौलवी साहब। तो फर्रुख राजा साहब खुद भी शायर हैं, साहिब किताब है, इस्लामाबाद में रहते। तो उन दिनों एक गलगला मचा के एक मैगजीन छपने जा रहा है, तो मुझे उसका एडिटर बनाया गया। मैंने उसके लिए गज़ल भी लिखी, नज़्म भी लिखी, मजमून भी लिखा, अफसाना भी लिखा, उसका टाइटल भी बनाया। तो ओवरऑल सारा अच्छा वो उस वक्त तो नहीं छप सका। जब मैं तालीम से फारिग होकर मैं लेक्चरर बन गया, तो वो तब कहीं बहुत अस्सी के बाद छपा, और वो फर्रुख राजा साहब ने वो मुझे भेजा। हैरतन ये तौर पे उन्होंने सारा कुछ संभाल के रखा हुआ था, उस पर अफसाना और मेरी नज़्म जो है वो छपी। उस रिसाले का नाम बारिश उन्होंने रखा। और इसके अलावा जो चीज़ें मैं याद करता हूँ, तो फिर मुझे जो है म्यूज़िक बचपन से घर में चलता था, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें रेडियो हर वक्त लगा रहता था। फिल्में देखी जाती थी एहतमाम से, घर वाले भी जाते थे सिनेमा देखने। तो ये एक म्यूज़िक के साथ एक वाबस्तगी। फिर घर का माहौल मेरा बड़ा खुला डुला था, इंडिपेंडेंस ज़्यादा थी, वालिदैन सख्त नहीं थे, जो हम करना चाहते थे। वालिद साहब तो अपने रोज़गार के मसाइल में उलझे होते थे, वालदा साता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शादी के बाद उन्होंने पढ़ना सीखा। तो उस माहौल में एक मैं जो बतौर एक मन चले के, क्योंकि मुझे उस दौर में याद है कि मेरे अंदर एहसास कमतरी की फीलिंग्स भी थी, कम गोई भी थी, और इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के कोई मेरे अंदर कोई ऐसे मामला पैदा किए कि लिटरेचर की तरफ, ख़ास तौर पे जब बीए आया, तो बीए के दौरान मेरे एक पुराने मोहल्लेदार थे साहिवाल में, जो यहाँ आकर प्रोफेसर बन गए। तो उन्होंने मुझे मुतारफ़ एक इल्मी और फ़िक्री हल्के से करवाया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और ये इस्लामी फ़िक्र के लोग थे, लेकिन उसको समाजी सियासी हवाले से इस्लाम को समझने वाले और उसकी बुनियाद पर समाजी तब्दीली के ख्वाह लोग थे, रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव। तो ये बुनियादी एक टर्निंग पॉइंट बना मेरा फ़िक्री सतह पर।
तो यही फिक्र जो है म्यूजिक और आर्ट के साथ मिलके मुझे शायरी की तरफ ले गई। तो गोया ये एक ब्लेंड है जो आगे बनता चला गया। तो ये फैसला कब हुआ कि अदब ही पढ़ना है, अदब ही पढ़ाना है, और वो भी उर्दू अदब? यस, अब मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जब मैंने मैट्रिक किया, साइंस के साथ किया, मैथ में मैं बहुत नालायक था, बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया। तो उन दिनों लोग दो तीन ही चीजें बनते थे, या पायलट या इंजीनियर या डॉक्टर, मुझे कुछ और बना जाए। ट्रेंड था, मिडिल क्लास इसमें अंदर बुरी तरीके से ग्रिफ्ट की हुई थी। खैर मैंने दाखिला तो ले लिया इधर सेटली टाउन कॉलेज में, प्री मेडिकल में। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने फौरी तौर पर चला गया इधर सी कॉम डी कॉम के लिए। ये भी बी कॉम भी पॉपुलर हो रहा था उन दिनों। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मैथ में तो नालायक आदमी हूँ और मैं सी कॉम डी कॉम की तरफ जा रहा हूँ। खैर वो भुगता। बीए में मैंने इस्तेमाल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वही मन चले तबीयत, और उन्हीं दिनों में फिक्री हलकों के साथ जुड़ गया, मुताले का शौक पैदा हुआ, सोचने का, शऊर का एक अमल शुरू हो चुका था। तो मैंने उस दौरान सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, जबकि मैं क्लासेस लेता था, सोशियोलॉजी पढ़ता था और साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अपनी पसंद के सब्जेक्ट लेने चाहिए। मैंने कॉलेज को छोड़ा, मैंने कहा मैं खुद प्राइवेट इम्तहान दूँ। मैंने उन दिनों फिर फिलॉसफी का कोर्स पढ़ा, मैंने तारीख का कोर्स पढ़ा, सोशियोलॉजी जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ा, अच्छा इस्लामियात का कोर्स पढ़ा, और काफ़ी सारे। तो उनमें से मैंने फिर जो चूज़ किए वो मैंने सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म के साथ मैंने बीए कर लिया। तो अब ये मेरे मुताले के आगाज़ है कि मैंने उस बहाने से चीज़ें पढ़नी शुरू की और सारा, और यहीं से मुझे पता चला कि मैं आर्ट का आदमी हूँ, लिटरेचर का आदमी हूँ और फिक्रियात का आदमी। ये तीन चीज़ें मुझे उस दौरान समझ में आई। और आप शायरी भी करते हैं, किस किस्म की शायरी करते हैं? अच्छा, वो जो किस्म है वो कम हमारे यहाँ नायाब है, उसकी रवायत कमज़ोर है। नंबर एक, मैं जदीद नज्म लिखता हूँ। अच्छा, जदीद नज्म जो है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी सोसाइटी में। ये उस तरह से गज़ल की एक बड़ी रवायत के आगे ये पॉपुलर भी नहीं। फिर ऊपर से ये है कि मैं फिक्री शायरी करता हूँ, जिसमें सोशियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एलिमेंट्स होते हैं, फिक्रियात है, तसव्वुरात हैं, कायनात, इंसान और खुदा के मसाइल हैं। तो उसको मैं आज़ाद नज्म के अंदर ख़ास तौर पे, जिसको हम कहते हैं प्रोस पोइम भी उसमें शामिल है, लेकिन ये फ्री वर्स भी शामिल है, उस टेक्निक के अंदर, उस हैत के अंदर मैं उसको लिखता हूँ। लिहाजा उससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली, और एक नया तजर्बा था, क्योंकि 90 की दिहाई में पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा नज्म लिखी जा रही थी और नई थी, पूरा बर्रे सगीर मतवज्जो था इस पे। तो उन लिखने वाले जो सरखेल थे उनमें मैं भी शामिल था, और लिहाजा मुझे याद है कि ये अल्फाज मुझ तक जरूर आए कि नई और जदीद नज्म क्या होती है, ये आपकी किताब से मैं पता चला। तो गोया एक मॉडल जो है वो सेट हुआ इस हवाले से। तनकीद का सामना भी करना पड़ा? तनकीद का सामना गज़ल वालों की तरफ से करना पड़ता है, क्योंकि गज़ल की एक बड़ी तारीख है और उसका एक ख़ास उसके मौज़ूआत हैं, जिसमें रोमांस शामिल है। फिर थोड़ी सी मैच्योर होकर उसमें मसाइल आ जाते हैं रोज़गार के और ये वो, और लिहाजा रोमांस और जिन्स और फिर रोज़गार और मसाइल मुआशी और समाजी, तो यूं जो गज़ल है इतना ग्रो करती है। लेकिन वो जो उसकी हाई लाइन है, इसमें समाजियात शामिल हो जाती है, पॉलिटिक्स और मईशत, वो उसकी वो वीक है, क्योंकि हमारी गज़ल के अंदर दानिशवरी बहुत कम है। तो उसकी मिसालें या हमें मिलती हैं जदीद दौर में गालिब के यहाँ,
या हमें मिल जाती है इकबाल के हाँ या राशिद के, वो नहीं है, बाकी वही उसी रवायत में चीज़ें चलती है। तो मैं चूंकि फिक्रियात का आदमी था तो लिहाजा मैंने फिर अपनी नज़म के अंदर इस चीज़ को अहम जाना। तो रोज़े अव्वल ही से आपने जदीद नज़्म कही या पहले मुसज्जा व मुकफ़ा जो रिवायत जिसकी रिवायत मौजूद थी वो नज़में कहीं और फिर इस तरफ आए? नहीं, मैंने शुरू में शायद 3 या 4 गज़लें कहीं बस, और फिर मैं इधर लिखना शुरू कर, मुझे कंपनी मुयस्सर आ गई। ख़ासतौर पे डॉक्टर साकिब नदीम है, हुसैन आबिद है, जावेद अनवर है। तो ये ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उन दिनों ये नज़्म लिख रहे थे, और उनके ज़रिए सर मुझे भी ये अंदाज़ा हो गया कि मैं गज़लें लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली प्रोज़ का आदमी हूँ, तनकीद का आदमी हूँ, लंबी सोच का आदमी हूँ। तो वो इशारों गनायों में 2 मिसरों के अंदर जो बात होती है विद इन द गैप्स आपने करनी होती है, चंद स्ट्रोक्स पे बात, वो नहीं कर सकता। मुझे डिटेल चाहिए थी, बैकग्राउंड चाहिए था। बहुत अच्छा। कभी कोई ऐसा रद्द अमल जिसने आपको हंसाया हो या रुलाया हो या बिल्कुल कुछ अलग से सोचने पे मजबूर कर दिया हो? ये ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो तनकीद वाले मामलात हैं, फ़िक्रियात वाले मामलात, अब मैं बहुत शुरू में क्लियर था इस मसले के ऊपर कि मेरे जो क़ारीन और सामीन कौन है, और मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो एक इनहराफ पसंद है और थोड़ा सा हट के लिख रहा है चीज़ों को, उसको पता होना चाहिए कि उसके क़ारीन सामीन कौन है, और उसे वैसी पॉपुलैरिटी जो है जो हमें मकबूल आम शायरों को मिल जाती है उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे भी ज़हन में था कि मेरा जो सामे और कारी है वो मैच्योर होगा, जो तारीखी शऊर और समाजी शऊर रखता होगा और दानिशवराना ज़हन रखता होगा, उसकी मुख्तलिफ परतें होंगी। तो लिहाजा थोड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ लोग इस पे हैरान होते थे कि ये क्या लिख रहे हैं आप। लेकिन वक्त के साथ साथ पिछले 35-40 साल के अंदर अंदर सूरत बदल गई है। तो लिहाजा अब जो है मेरी नज़मों पे थीसिस भी होते हैं, नाकदीन ने भी लिखा है, और पॉपुलैरिटी भी मौजूद है, क्योंकि खुद मैं समझता हूँ कि पब्लिक के अंदर रोमांटिसिज्म या एक जिनसी महरूमियों पर जो लिखी गई शायरी वो कम हुई है। लोग सोशल मीडिया पर जाने के बाद वो एनालिटिकल ज़्यादा हुए, क्योंकि शौर उनका बड़ा है। जी। हमारे नाजरीन यकीनन इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि कलाम शायर बज़बान शायर सुना जाए, तो अपनी कोई नज़्म उसका कुछ हिस्सा अगर इनायत फरमाएं। ये दूसरी किताब है मेरी, दहशत के मौसम में लिखी नज़में। इसमें एक नज़्म है, पुराने रोज़नामचे में ऊँगते दिल। वाह। एक मेरा करैक्टर है अनामिका, उससे मैं शुरू, मेरी कई नज़में हैं उनको मुखातिब करके। अनामिका, अगर उन्हीं दिनों हमसे खुदा भी पूछता तो हम फ़कत अपनी लिखत की ही कसम खाते। अनामिका, अगर उन्हीं दिनों हमसे खुदा भी पूछता तो हम फ़कत अपनी लिखत की ही कसम खाते। वाह। हमें पूरा यकीन था जो भी लिखेंगे फलक पर क्या किशां बनकर हमेशा मुस्कुराएगा। मकां के हाफजे में और ज़मां की लौह पर अज़लो तलक वो जगमगाएगा। ये उस मौसम का किस्सा है कि जब अंधे यकीन की उम्र का नशा, जवानी की उमंग और दिल के कहने पर सभी कुछ कर गुजरने का कोई लावा रगो पै में धड़कता था। वाह। सहीफ़े आसमां, ये कायनातें और खुदा, हमको सभी कुछ हेच लगता था। वाह। सहीफ़े आसमां, ये कायनातें और खुदा, हमको सभी कुछ हेच लगता था। फ़कत अपना ही होना आखिरी सच था। वो ऐसा था कि एक अफलास का तपता हुआ सूरज हमारे सर पे रहता था। हमें बस बेकरां सी भूख थी, इतने बड़े आलम में पलती एक शय की। कोई खफगी, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी बेदीद सी शय से जिसे हम जानते कब थे। कोई बेशक्ल सी, बेनाम सी काजू का शहर था जिसमें हमेशा डूबे रहते थे।
जिसे हम मानते कब थे। किसी आदर्श में भीगी हुई किताबनाकी थी कि अपने खून से इस सारी दुनिया को नया फिर से बनाएंगे। पलक को चूमते कोसार जैसा एक इरादा था कि जो लिखे हुए लफ्जों की शरेआनों में बहता था। कलम बारूद के दरिया उगलता था, तखय्युल पर दहकती आबशारें राज करती थी। वाह। फ़कत ताराजी दुनिया, फ़कत बर्बादी माजी, मगर एक खूबसूरत सी नई दुनिया बसाने को, नया इंसान बनाने को। सो हमको ये यकीन था जो भी लिखेंगे फलक पर कहकशां बनकर अजल तक मुस्कुराएगा। अजल तक मुस्कुराए। है नामिका, मगर ये वक्त का पत्थर कलम की ज़र्ब से किस तौर टूटेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो ये तो थी आपकी नज्म। ये तनकीद निगारी क्या चीज़ है? जो अज़ान फिक्री तज्जियाती होते हैं और चीज़ों को गहरे तौर पर जानना चाहते हैं, तो उनके यहाँ ये रवैया उभरता है कि जो मौजूद है इसके पीछे क्या है। तो ये रवैया मेरे अंदर हमेशा रहा इस बात को जानने का। लिहाजा जो तफक्कुर है मुझे इसने हमेशा इंस्पायर किया। आप यूँ कह लें सादा लफ्ज़ों में कि मुझे इल्म और हुस्न दोनों बेक वक्त इंस्पायर करते रहे। इल्म जो है वो मुझे तनकीद, तशक्कुक, सवाल, अफ़कार, तसव्वुरात की तरफ ले गया, और हुस्न जो है वो मुझे मुसव्वरी की तरफ ले गया, मुझे शायरी, लिटरेचर की तरफ, फिक्शन की तरफ ले गया। तो ये ब्लेंड है। मैं बहुत अच्छा इस बात को सोचता रहा कि कोई किसी ऐसी हैत की तलाश में कि जिसमें मैं इन दोनों को इकट्ठा कर सकूं। मुझे नहीं मिल पाया, तो लिहाजा मैंने अपनी तनकीद पे अलग से लिखा। तो इसमें मईशत, सियासत, तारीख, कल्चर, ज़ुबान, ये इन सारी चीज़ों पर मैंने मुसलसल लिखा। ज़्यादा सोशो पोलिटिकल हवाले उसमें मौजूद हैं, और इसमें अदब की तनकीद भी लिखी, समाजी सियासी तनकीद भी लिखी। तो ज़्यादा काम शायरी की 2 किताबें हैं मेरी, टिशू पेपर पे लिखी नज़में और दहशत के मौसम में लिखी नज़में। बाकी जो मेरा काम है वो ज़्यादातर यही है, जो फ़िक्रियात का काम है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो रिवायत मौजूद थी, आपने उसे चैलेंज किया, उसमें कुछ एडिशन किया, कुछ इजाफा किया? एक तो ये कि हमारे यहाँ इसकी रवायत बहुत कमज़ोर है। मसलन देखिए कि पाक व हिंद के अंदर जो फ़िक्रियात है वो भी शायरी के ज़रिए से हम तक पहुँचती है। गालिब इकबाल इसकी बेहतरीन मिसाल है। इकबाल 20वीं सदी में पहली जंग अज़ीम के बाद तक भी वो फ़िक्रियात शायरी के ज़रिए से दे रहा है। तसव्वुफ़ की सारी रवायत जो है वो आप देख लीजिए, वो इंसान, खुदा और कायनात को शायरी में डिस्कस करती है। अव्वलीन जो हमारे जो जदीद दानिश्वर हैं वो 20वीं सदी में सामने आते हैं। उसकी कुछ शक्लें सर सैयद के राउंड बॉक्स पे हमें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये काम उधर से हुआ। मैं जिन लोगों से मुतासर रहा यहाँ पर, वो अली बाज जलालपुरी है, सिब्ते हसन है, काजी जावेद हैं, और इस नौ के जो लोग जो एनलाइटेंड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और फ़लसफ़े की जो आलमी रवायात हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैंने उसी रवायत में रहते हुए चैलेंज किया उन सारी चीज़ों को जो तोहमात, माबाद तिब्बियात, स्टेटस को, ऑर्थोडॉक्सी या फंडामेंटलिज्म, और या समाजी और मजहबी अकायद के मामला थे जो चीज़ों को जमूद में रखे हुए थे। मैंने उन सबको चैलेंज किया और हर सतह पे किया। जिन लोगों के काम पे आपने तनकीद की, तो उनमें से जो हयात हैं, उनकी तरफ से कभी कोई रिएक्शन, कोई तबसरा, कोई तासुर, कोई दिलचस्प रद्द अमल? मैंने शख्सियात पे तनकीद नहीं की, मैंने कॉन्सेप्ट्स पे की है। तो लिहाजा मेरी सारी जो तनकीद है वो मौज़ूआती है। अदबी तनकीद में अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि मैंने उर्दू अदब की तहरीकें और उन तहरीकों के अंदर जो अहम नाम और उनके काम थे उनको चैलेंज किया, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म दिया। अब ज़ाहिर है कि जो मैं बातें करता था उसको हमारा जो आम रवायती ज़हन है वो कबूल नहीं करता।
लिहाजा उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल मौजूद था कि आप नौजवानों को जो है वो किस रास्ते पे की तरफ चला रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कोई सवाल, कोई उँगली, कोई इशारा ऐसा बर्दाश्त नहीं करता जो चीज़ों को शेक कर दे, हिला दे। वो उनको संभाल के रखना चाहता है। वो समझता है कि ये बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। जबकि मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ ऐसा है जिसको नया बनाने की ज़रूरत है। नए पैराडाइम, फ़िक्री पैराडाइम में, नए वर्ल्ड व्यू के साथ, साइंस और ताकुल पसंदी के साथ। एक कोना मशक तनकीद निगार होने के नाते आपको अपने काम में किस तरह का तगय्युर, तब्दीली नज़र आती है या एवोल्यूशन नज़र आती है वक्त गुजरने के साथ साथ? मैं पिछले ऑलमोस्ट कोई 15 एक साल से एक मैच्योरिटी की तरफ गया हूँ। और आखिरी जो यूँ कह लें कि ये 12-13 साल हैं, उसमें मेरा एक अपना जो तसव्वुर है चीज़ों के मुतालिक वो डेवलप हो गया। यानी अब मुझे कोटेशंस की ज़रूरत नहीं होती। मुझे ये नहीं होता कि फ़लाँ ने ये ऐसा कहा, फ़लाँ किताब में ये लिखा है। मेरा अपना जो फ़िक्री असलूब है, फ़िक्री अमल है, वो चीज़ों को तय बतय देखता है, उसको तलाश करता है। उसमें मेरा मुताला मेरी मदद करता है। लेकिन ये है कि मैं मुसलसल उनमें सोचता हूँ, गहरे तौर पर, मुख्तलिफ ज़ावियों से। चीज़ों को परखता हूँ, देखता हूँ। तो ख़ास तौर पे पिछले 8-10 साल में जो चीज़ें सामने आईं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि मैंने मुसलसल लिखा और ख़ास तौर पे जो चीज़ें मैंने अब तक संभाली हुई हैं, वो ऑलमोस्ट किताबी सूरत में तो मेरी पहली किताब मैंने 1990-91 में लिखी, 93 में वो छप गई थी। तो उसमें पहली चीज़ें सारी की सारी आ गई। एक नॉवल मैंने लिखा, वो भी 91 में लिखा और 95 में वो छपा। उसमें भी ये फ़िक्रियात का अमल सारा मौजूद था। फिर तीसरी दुनिया का फ़लसफ़ा इनकार और जदीद अदबी तरीक़ों का ज़वाल मैंने लिखा है। ये सारा काम जो है वो पिछली दहाई की आखिरी जो सदी की पिछली दहाई में मैंने कर लिया था। फिर उनमें से बेशतर काम है जो सालों में छपता रहा। लेकिन कम से कम 2000 से लेकर अब तक जो 25 साल का काम है, वो अब मैं उसको देख रहा हूँ और उसको मैं कैटेगराइज़ किया है, उसकी एंथोलॉजी मुख्तलिफ बनाई है मैंने। तो वो फेमिनिज़्म के ऊपर है, वो कॉलोनियलिज़्म के ऊपर है, वो अदबी तनकीद में शायरी की तनकीद पे है, फ़िक्शन की तनकीद पे है, तनकीद की तनकीद पे है। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो फेमिनिज़्म है, पोस्ट मॉडर्निज़्म है, इस तरह की चीज़ों पे मैंने लिखा है। तनकीद के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मसलन साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इन चीज़ों पे मैंने लिखा है। तो वो सारा कुछ है और उसी बुनियाद पे मैं उनको अब इकट्ठा करके मुख्तलिफ किताबों की शेप दे रहा हूँ। जब अदबी मशागिल नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? हाँ, दिलचस्प सवाल है। अच्छा, मुझे घूमना फिरना पसंद है, लेकिन लंबा नहीं। शहर से बाहर जाते हुए मेरी जान जाती है। गलियों में, पार्कों में, बाज़ारों में मैं आता जाता हूँ। अच्छा, उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ेज़ आते हैं मुझ पे कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। उसमें मसरूफ़ियत भी शामिल है, उसपे कुछ ज़हनी मामलात ऐसे हो सकते हैं। तो फिर मैं परेशान होना शुरू हो जाता हूँ। उस परेशानी में मैं फिर ढूँढता हूँ कि मैं कैसे वापस जाऊँगा। अच्छा, उस वापस जाने की एक तैयारी करता हूँ। तैयारी में ये होता है कि मैं अपनी किताबें सेट करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, वो पूरा उस चार्ट बनाता हूँ, मैंने क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, किताबों से अपनी लाइब्रेरी साफ़ करता हूँ और जो अहम काम है उनको लिस्ट उनकी बनाकर उसके मुताबिक किताबें, तहरीरें जो कुछ है वो मैं रखता हूँ। और वो फिर मेरा जो फ़िक्र है वो ख़ास तौर पे बढ़ना शुरू हो जाती है, परेशानी, और फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ, फिर इस तरह के फिर टूट जाता हूँ। तो ये मुसलसल अमल रहता है। कोई ऐसी आपकी मसरूफ़ियत, मशग़ला, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी महारत जिसका बहुत कम लोगों को मालूम है? वो अदाकारी है। वाह! और मसलन मैं नकल अच्छी करता हूँ और उसमें ये है कि महफ़िलों में जुमलाबाज़ आदमी हूँ और हँसना-हँसाना मुझे अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर है।
और मैं ये कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर पाता हूँ कि अब जाहिर है कि एक नई खिड़की खोलना ये एक और मसरूफ कर देने का भला अमल है। फिर राइटर के साथ उसके इमेज और ऑरा के साथ कुछ चीज़ें वाबस्ता होती हैं। तो लिहाजा हमने देखे हमारे बहुत मशहूर शायर ऐसे भी गुजरे हैं जो जिन्होंने किताबें लिखी, शायरी की, मकबूल हुए, तो बाद में हमने उनको मज़ाहिया प्रोग्रामों में भी देखा, तो वो इमेज ख़राब होता है, लोग फिर उनकी संजीदगी नहीं ले पाते। तो लिहाजा फिर कुछ चीज़ों की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि आपको कहाँ कन्फाइंड रहना है ताकि आप अपनी भरपूर सलाहियत और मेहनत जो है उसके ऊपर लगा सकें। कुछ अपनी पेंटिंग और स्केचिंग के बारे में बताइए। ओ अच्छा, जो कुदरत ने मुझे दिया ना, यानी जो मैंने कभी किसी से नहीं सीखा और मुझे वो आता है, वो ये मुसव्वरी है। वाह। मुझे याद है कि मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि हम साहिवाल में थे, तो मुझे वो गोद में उठा के ले गई। फिल्म उन दिनों शाहिद की आई हुई थी, तलाक। तो वो वापस आके तो उन्होंने कहा कि तुमने कोयले के साथ पूरी दीवार तस्वीरों से भर दी। वाह। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मिसरा या जुमला लिखने से पहले लाइन लगाना आती थी, तो वो रही, लेकिन मुझे उसकी चांस नहीं मिल सके, शायद घराने की वजह से, कि घर में शायद उनको नहीं पता था कि ये भी कोई सलाहियत है, इससे भी कोई प्रोफेशन बन सकता है, इससे कमाया भी जा सकता है, इससे शोहरत भी ली जा सकती है। तो लिहाजा वो मैं पेंसिल वर्क करता था, कभी पेंट कर लेता था, मुकाबलों में स्कूल के दौर में जरूर जाता रहा, लेकिन संजीदगी तो के दौर पे मैं फिर इधर राइटिंग की तरफ चला गया, तो क्योंकि उसमें पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, सोचना इतना होता है कि उधर, तो मैंने फिर कहा कि मैं क्या करूं, इसको कैसे बिछाऊं। तो मैंने फिर उसको दो सतह पे बिछाया कि पेन और पेंसिल वर्क जो है ना वो मैंने बिछा लिया। तो लिहाजा मैं कार्टून और स्केचेस बनाता हूँ, वो सोशल मीडिया पे लगते रहते हैं। बाकी अखबारों में मैं बहुत छपा हूँ इस हवाले से, और मुख्तलिफ किताबों में लोगों ने मुझसे, बहुत सारे राइटर्स ने अपना काम करवाया है, टाइटल्स भी करवाए। जी। तो ये दिलचस्प है। आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी किसको समझते हैं? एक शनाख्त बना लेने को, कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे सीरियस लेते हैं, वाह। और वो कहते हैं कि ये बंदा ओरिजिनल राइटर है, और राइटर में भी मुझे एक अच्छी जगह प्लेस करते हैं। पॉपुलर राइटर में मैं नहीं आता हूँ, संजीदा और हाई सीरियसनेस के अंदर मुझे वो प्लेस करते हैं। मैं समझता हूँ ये मेरी कामयाबी है, और इस सोसाइटी में और ऐसी जगह पर, यहाँ पर इल्म व अदब और सोशल जो इंतशार और बागम बाग बहुत ज़्यादा हो, वहाँ अपने आप को इन हवालों से मनवा लेना या अपनी पहचान करवा लेना, ये अहम है। तो मैं इसको अपनी कामयाबी समझता हूँ। कोई ऐसी अचीवमेंट जब आपने कहा हो कि हाँ, ये था मेरी जिंदगी का मकसद और ये मैंने पा लिया? मेरे अंदर ना एक जो सोशल रिफॉर्मर है, वो हर सतह पर जिंदा रहता है, वो मुख्तलिफ जिहाद पे काम करता है, एज टीचर भी। तो एज टीचर मैंने प्रोफेशन को अपनाया, तो इसमें मैं यूनिवर्सिटी में भी एक ज़माना रहा, यूनिवर्सिटी में मैंने 13-14 साल पढ़ाया, और मैंने प्रोफेसरशिप हासिल की, फुल प्रोफेसर हुआ, और यानी ये एक हाइट है। अब मैं क्लासरूम में भी जो मैं सोचता हूँ वही वहाँ भी करता हूँ, क्योंकि लिटरेचर जो है वो आपको बहुत सारे मौके देता है कि आपके जो सामने बैठे हुए हैं आप वहाँ बात करें। लिहाजा मैंने एमफिल, पीएचडी, बीएस या और इस एफए की सतह पर भी अगर मैंने पढ़ाया, तो मैंने लोगों के जहन बदले, उनको शऊर दिया, उनको सोचने का तरीका बताया, उनको तजिया करने और तनकीद करने का तरीका बताया, उनके अंदर रोशन ख्याली पैदा की मैंने। एक तो ये है, यही काम मैंने मीडिया पर भी किया। अब मीडिया की जितनी शक्लें हैं, चाहे वो अखबार साले हैं, अदबी साले हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी और रेडियो है, या मुख्तलिफ फोरम्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, सेमिनार्स हैं, वहाँ पर भी मैं यही करता हूँ। फिर मेरी किताबें हैं, फिर किताबों के अंदर भी जो नज़्म है, शायरी है, वहाँ पर भी वो सारा कुछ यही है, और तनकीद है तब भी यही है। तो लिहाजा आपके साथ भी आप देखें पिछले आधे घंटे से यही कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों में कोई एक ऐसी चीज़
जिसे आप कहें कि अच्छा बाकी सब लोगों को भूल भी जाए, ये एक ऐसी चीज़ है मेरे बारे में जो लोगों को काश याद रह जाए? वो मैं खुद हूँ। यस, बहुत अच्छा। कि रवीश नदीम। तो ज़ाहिर है कि रवीश नदीम किसी बहुत सारे हवालों के साथ जिंदा रहेगा, लेकिन रवीश नदीम को याद रहना ज़रूरी है। मिसल हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नज़में याद है, शायर गायब है, हमारे ज़हनों में नहीं है। बस अब्दुल ये बात है, मुखालिफ से न घबराया हुआ, आज तक किसी को नहीं पता ये इसका शायर कौन है। ठीक, सब उसको अल्लामा इकबाल के साथ मंसूब कर देते। ऐसे ही है। एक तो ये है कि बिहाइंड द कैमरा रहना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं कैमरे के इधर अपने आप को रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए शायद रवीश नदीम का होना ज़रूरी है। और वो कौन है जिसे आप हमेशा याद रखना चाहती हैं? शख्सियत में या वैसे मैं जो याद रखना चाहता हूँ वो भी मैं खुद हूँ कि मैंने जो हासिल किया, जो मैं बना हूँ, मैं उस पर कायम रहूँ, मेरी कमिटमेंट उस पर रहे हमेशा के लिए। मैं वो अपना आप खो ना दूँ। तो लिहाजा वक्त ने, साल साल ने, दहाइयों ने जो कुछ मुझे बनाया है उसको खो देना मेरे लिए खौफनाक है। मैं उसको प्रिजर्व करता हूँ। मसलन ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रिजर्व हो रहा है, मेरी किताबें मुझे प्रिजर्व कर रही हैं, मेरी नज़में, मेरे यू कह ले पेंसिल, मेरा कलम मुझे प्रिजर्व करता है। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत खौफनाक एक अमल है कि हम 60-70 साल लगाकर एक मगज़ को दिमाग बनाते हैं और दिमाग मिट्टी हो जाए, तो उसके नक्श और नकूश ये रहने चाहिए, कहीं प्रिजर्व हो जाए कि जो कुछ 60-70 साल में बनाया, सीखा, सोचा, समझा और जो आपने कंट्रीब्यूट किया किसी न किसी सूरत। नज़रियात आपके लिए अहम है। यस, वो कौन सा नज़रिया जिसने आपकी ज़िंदगी बदल डाली? वो ये नजरिया है कि मुआशरे को बदला जा सकता है, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, समाज, इंसान, तारीख सब कुछ बदल सकता है। और ये हमारे सामने हुआ। 20वीं सदी का सबसे बड़ा तहर्रुक, तो उसका आउटकम यही है कि सब कुछ बदला जा सकता है। तो इस हवाले से मैं एक बहुत पुरुमीद आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि हमने इर्द गिर्द मुआशरों को, कौमों को, मुल्कों को बदलते हुए देखा है और उनकी तरक्की को देखा है, उनके अंदर सलाहियतों के जो लावे फूटे हैं उनको मैंने देखा है। तो उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि हम क्यों नहीं, हमारे शहर पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई क्यों नहीं है, हमारी मिठाइयाँ, हमारे दही बल्ले, हमारे खाने वो KFC और मैकडोनल्ड की तरह दुनिया में क्यों नहीं। तो ये सोचने का अंदाज है मेरा और इस हवाले से ख्वाहिशमंद हूँ मैं। तो ये बुनियादी ज़रिया जो हर जगह और हर तहरीर में, हर सोच में, हर गुफ्तगू में मेरे साथ रहता है। कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा नज़रिया जो आपको बहुत अजीज था लेकिन फिर आपने बदल लिया? मेरा ख्याल है कि हम उनकी शक्लें बदलते, उसको ट्रिम करते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती है। मैंने लोगों को देखा है कि वो खुदा परस्त होते हैं, बाद में मुलिद हो जाते हैं, सारी उम्र वो खुदा के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो रहते तो खुदा परस्त ही है ना। तो चीज़ें इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम उनको उनकी जगह बदलते हैं, उनकी शेप चेंज करते हैं, उनकी बेस चेंज करते हैं और उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी क्या थी और आपने उससे क्या सीखा? नाकामी में एक मेरे लिए जो बड़ा झटका है वो मेरी बेटी की सूरत में है। तो वो 13 साल की उम्र में फौत हुई। तो जाहिर है कि एक बाप की हैसियत से मैं उसको नहीं बचा सका, तो ये नाकामी। दूसरी नाकामी जो है वो मेरी हद से बड़ी हुई शाइस्तगी है, जिसको आप कह लें कि लफ्ज़ शराफत भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए जो है सिविलाइज और कल्चर्ड होना भी है। तो वो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर नाकाम करता है। मसलन जहाँ पर भी आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो
अब सोसाइटी का चलन ऐसा है कि वो पावर और इख्तियार के आगे झुकते हैं, वो मोहब्बत, हमदर्दी और शाइस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। ये अमल जो है आपको घर में भी नाकाम करता है। बसीयत शौहर भी कर सकता है, बसीयत बाप भी कर सकता है, बसीयत एक मुस्लिम टीचर के भी कर सकता है, बसीयत आप के दोस्त अहबाब का जो जमघटा है वहाँ पर भी कर सकता है। तो ये होता है कि लोग जो हैं उसको इतना रफली लेते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो इतना होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत करीबी लोग जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत उनके लिए इतनी अहम नहीं होती। जहाँ वो काम करते हैं उनके बॉस उनके लिए ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि उसके पास पावर है, इख्तियार है। तो वो उसके लिए सारा दिन मुस्कुरा सकते हैं, उसके आगे पीछे घूम सकते हैं, उसको ये भी कह सकते हैं कि आप बीमार हैं तो मैं परेशान रहा। लेकिन जिनसे मोहब्बत की जाती है शायद वहाँ इतना ना हो। तो मुझे यूँ लगता है कि मोहब्बत के लिए एक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो ट्रेनिंग मोहब्बत के इजहार के लिए। अच्छा, मोहब्बत के इजहार का सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो केयर है, कि आप केयर कैसे दूसरे की करते हैं और उसको आप तवज्जो कितनी देते हैं। तो मोहब्बत, अगर हम सिर्फ ज़ुबानी ये कहते रहे कि मुझे आपसे मोहब्बत है और ना केयर कर रहे हो ना तवज्जो दे रहे हो, तो वो अपना इजहार नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर मुझे फिर वहाँ से उठाना पड़ता है या अपना रास्ता बदल देना पड़ता है, या ये है कि चुपके से पतली गली से मुझे निकल जाना पड़ता है कि नहीं, ये यहाँ पर मुमकिन नहीं है समझाना। इस्लामाबाद की एक खूबसूरत शाम हो और आपको रात के खाने पे अपने 3 पसंदीदा लोगों को बुलाना हो, और आपको ये भी इख्तियार है कि इवन जो लोग हयात नहीं हैं उन्हें भी बुला सकें, तो जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में कौन से 3 लोग बड़ा आपको मुश्किल, पसंदीदा होंगे? बहुत मुश्किल सवाल किया। मुझे ज़िंदगी में कुछ लोग नज़रियाती तौर पे बहुत मुतासर किया जिन लोगों ने, उसमें अबुल कलाम आज़ाद, मुझे वो हमेशा पसंद रहे। तो एक तो मैं ये चाहूँगा, मैं उन्हें चुनूंगा। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, वो मुझे पसंद रहे हमेशा। उनकी पूरी स्ट्रगल, उनका स्टाइल, उनकी हिकमत, उनका तफक्कुर, जिस लेवल पे जाके वो चीज़ों को समझते हैं वगैरह वगैरह। हमारी सोसाइटी में, हमारी इंटेलिजेंशिया में वो इग्नोर हुए, लेकिन वो मुझे पसंद। मार्क्स, वो मुझे पसंद है। तो ये 3 बंदे मैं चुन लूँगा। और भी मैं सोचता रहा कि और कौन से हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, 3 बिल ज़्यादा आ जाएगा। आप कुछ ज़िंदगी में सीखना चाहते थे लेकिन वक्त महदूद था, सीख नहीं पाए, लेकिन अगर आपको इख्तियार हो कि कल जब आप सुबह उठेंगे, बेदार होंगे, तो आपको वो महारत हासिल होगी, वो चीज़ आप सीख चुके होंगे, तो वो कौन सी चीज़ होगी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चूँकि उसमें और उसकी जितनी भी शक्लें हैं, चाहे उनका ताल्लुक एडिटिंग से हो, चाहे उनके ताल्लुक रिकॉर्डिंग से हो, प्रोडक्शन से हो, उससे मुतल्लिका सारी चीज़ें मैं सीखना चाहता था। क्यों? कि ज़ाहिर है कि बेसिकली वो पेन से ले काम जो शुरू हुआ और लाइन से जो काम शुरू हुआ, अब सारा कुछ ये इस पे चला गया है। और ये उस दौर में आया जब मैं 50 क्रॉस कर चुका था। लेकिन इन्होंने चीज़ें इतनी आसान कर दी, अब लोग किताब नहीं पढ़ते। ये नज़्म आपने मुझसे सुनी, ये सोशल मीडिया पे जाएगी, लोग सुन लेंगे, लेकिन मेरी किताब ढूंढ के नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का जो मुताले का अंदाज है वो बदल रहा है। अब मुताला आंखों से होता है, कानों से होता है, और जो सीखने का मतलब किताबें अब विजुअल ज़्यादा हो गई। तो इसलिए मैं इधर आना चाह रहा था। बहुत कुछ आर्ट की बहुत सारी शक्लें हैं जो मुझे सेटिस्फाइड करती हैं, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं तनकीद किसी दिन रोक दूं, मैं फिक्शन लिखूं और ये काम करूं। ये ख्वाहिश है, लेकिन देखे होता कि नहीं। वो उसको हमें एहसास है कि आपको एक और प्रोग्राम पे भी अभी पहुंचना है,
लिहाजा इसे इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले वो कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें, अक्सर पूछें और लोग नहीं पूछते? ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। लोग जो है वो उस इनर स्पिरिट को नहीं जानना चाहते कि आखिर आपके अंदर वो क्या दर्दमंदी है जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं, ये करते। क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है वो उसके ऊपर रहते हैं। बिहाइंड द एक्सप्रेशन, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कैमरा, वाह, वो वहां तक नहीं जाते। वो कौन सा सवाल है जो आप सोच रहे थे कि आज हम पूछेंगे लेकिन हमने नहीं पूछा? जो सफर था मेरे तफक्कुर का, सोचने का, उसके ऊपर वक्त कम हुआ। लंबी कहानी है तो फिर मौका मिल जाएगा। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि एक और सेशन हो और जिसमें जो तृष्णा रह गए हैं सवालात उनके बारे में बात की जाए। नाजरीन, ये थे डॉक्टर रविश नदीम। इनके साथ हमारी दिलचस्प मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह एक और अच्छे एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और एक और ख़ूबसूरत शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। वो शख्सियत कौन है और उनसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।